भारत सरकार ने बीबीबी यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो में कुछ संशोधन करके उसे एफएसआईबी यानी फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो में तब्दील करने की कवायद शुरू कर दी है। गौरतलब है कि बीबीबी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों को अपॉइंट करने का काम करता था। इसका गठन साल 2016 में किया गया था। इसे कुछ बदलावों के साथ एफएसआईबी में तब्दील किया जा रहा है। दरअसल पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि बीबीबी राज्य के तहत आने वाले जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के प्रमुखों को नियुक्त करने के लिए कॉम्पिटेंट बॉडी यानी योग्य संस्थान नहीं है। आपको बता दें कि अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से नेशनलाइज्ड बैंक्स मैनेजमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजंस स्कीम ऑफ 1970-1980 में जरूरी बदलाव करने को कहा है, जिससे सरकार के रिजोल्यूशन के जरिए एफएसआईबी के गठन को मंजूरी दी जा सके, जो कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पूर्णकालिक निदेशकों और गैर कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होगा। साथ ही इन संस्थानों में पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स तैयार करने के लिए सलाह भी मुहैया कराएगा। हाल ही में एक अंतर मंत्रालयी पैनल ने सरकारी खाद्य सुरक्षा वाली योजनाओं में प्रोटीन रिच डाइट के लिए सुझाव दिया है। समिति ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए ये सलाह दी है। इस पैनल में खाद्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल्स शामिल हैं। इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक भी शामिल थे। समिति ने प्रोटीन रिच फूड मसलन अंडे, नट्स और दालों के अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, जिंक, आयरन, विटामिन ए को शामिल करने की सलाह दी है। साथ ही इसे विधिक तौर पर जरूरी बनाने के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के शेड्यूल 2 में बदलाव करने का सुझाव भी सौंपा है। आपको बता दें कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की अनुसूची 2 यानी शेड्यूल 2 में मिड डे मील, पीएम पोषण और एकीकृत बाल विकास सेवा योजना जैसे सरकारी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए पोषण मानकों को निर्धारित किया गया है। वर्तमान में ये केवल कैलोरी और प्रोटीन के संदर्भ में पर मील पोषण की मात्रा निर्धारित करती है, लेकिन अंतर मंत्रालयी पैनल ने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी ध्यान में रखने के लिए कहा है। 4 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की जयंती मनाई जाती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में 30 फुट लंबे ब्रॉन्ज स्टैच्यू का अनावरण किया। गौरतलब है कि साल 2022 में देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है जिन्हें इतिहास में उनका ड्यू क्रेडिट नहीं दिया गया। आपको बता दें कि अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म वर्तमान आंध्र प्रदेश में हुआ था। उन्होंने ब्रिटिशर्स के प्रति गुरिल्ला प्रतिरोध की नीति अपनाई थी। उनका ज्योतिष और चिकित्सा का ज्ञान और जंगली जानवरों को वश में करने की क्षमता ने उन्हें स्थानीय निवासियों के बीच सम्मान दिलाया था। क्षेत्र के स्थानीय आदिवासी समुदायों के बीच ब्रिटिशर्स के प्रति नाराजगी की 2 प्रमुख वजहें थीं। पहली, पोडू खेती पर प्रतिबंध लगाना। दरअसल पोडू खेती एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। इसमें स्लैश एंड बर्न की तकनीक अपनाई जाती है। ब्रिटिशर्स ने इन वनों को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करके इस खेती पर प्रतिबंध लगा दिया था। दूसरी वजह थी फॉरेस्ट एक्ट 1882 के जरिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मसलन पत्ते आदि के कलेक्शन पर प्रतिबंध। इन वजहों से उपजे असंतोष ने आदिवासियों को अल्लूरी सीताराम राजू का फॉलोअर बना दिया। ब्रिटिशर्स की एक और नीति ने अल्लूरी सीताराम राजू की पॉपुलैरिटी में इजाफा किया। दरअसल उस वक्त गोदावरी, गंजम और विशाखापट्टनम के पहाड़ी क्षेत्र ब्रिटिशर्स के तहत थे। उन्होंने उस क्षेत्र के स्थानीय राजाओं की शक्तियां सीमित कर दी थीं। इन राजाओं को मत्तादार कहा जाता था। इन्होंने भी अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह किया। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने के प्रयास में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कम्युनिटी लेवल पर ट्यूबरकुलोसिस एरेडिकेशन प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहा है, जिसके तहत निक्षय मित्र की पहल की जा रही है। इस पहल के अंतर्गत लोगों को निक्षय मित्र बनने का अवसर दिया जाएगा, जो टीबी के मरीजों को एडॉप्ट करेंगे और उनके न्यूट्रिशनल, डायग्नोस्टिक, वोकेशनल और मेडिसिन की जरूरतों को पूरा करेंगे। इसके लिए मंत्रालय ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जहां भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अब तक लगभग 6000 लोग खुद को निक्षय मित्र नोटिफाई कर चुके हैं। गौरतलब है कि भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा टीबी के मरीज हैं, जिनकी संख्या लगभग 25 लाख है। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के चलते नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस कम हो गई है और 2021 में 2020 के मुकाबले
19% ज्यादा टीबी मरीज नोटिफाई किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के टीबी प्रेवलेंस सर्वे 2019 टू 2021 के मुताबिक दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। आपको बता दें कि टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाली बीमारी है जो मुख्यतः लंग्स को प्रभावित करती है। यह दवाइयों से ठीक हो सकती है, लेकिन जागरूकता के अभाव में हमारे समाज के लोग टीबी मरीजों से दूरी बनाए रखते हैं, जिसके चलते उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो पाती। निक्षय मित्र समाज में फैले इस स्टिग्मा को दूर करने की दिशा में एक अहम कदम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूर्य ने अपनी 11 साल की साइकिल की शुरुआत कर ली है और बहुत एक्टिव फेज में आ गया है। बताया जा रहा है कि इसके चलते आसमान में सोलर फ्लेयर्स देखने को मिलेंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सोलर फ्लेयर्स बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं, क्योंकि इनकी वजह से सैटेलाइट्स वापस धरती की ओर आने लगी हैं। गौरतलब है कि सूर्य हर 11 साल में अपने मैग्नेटिक फील्ड की दिशा उलट देता है, यानी उसके नॉर्थ और साउथ पोल फ्लिप हो जाते हैं। इस फ्लिप के कारण सूर्य की चुंबकीय ऊर्जा रिलीज होती है और उससे निकलने वाली रोशनी और पार्टिकल्स से सोलर फ्लेयर्स बनती हैं। ये कुछ ही मिनटों तक रहती हैं, लेकिन अगर ये पृथ्वी की तरफ आ जाएं तो खतरनाक साबित हो सकती हैं। ये फ्लेयर्स पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट कर सकती हैं, जिसके कारण रेडियो ब्लैकआउट्स हो सकते हैं और सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स, नेविगेशन सिग्नल्स आदि भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। साथ ही इसके कुछ और गंभीर प्रभाव भी दर्ज किए गए। एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने स्वार्म कॉन्स्टलेशन को लेकर चिंता व्यक्त की है। यह कॉन्स्टलेशन 3 एक जैसी सैटेलाइट्स का समूह है जो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करती हैं। ईएसए के स्वार्म मिशन के मैनेजर के मुताबिक पिछले 5-6 सालों में ये सैटेलाइट्स हर साल लगभग 2.5 किलोमीटर धरती की ओर और खिसक रही थी, लेकिन पिछले साल दिसंबर से ऐसा लग रहा है मानो वे डूब रही हों। दिसंबर से अप्रैल के बीच उनका पृथ्वी की ओर बढ़ने की दर 20 किलोमीटर प्रति वर्ष दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक हिरासत की शक्ति को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। इसके मुताबिक साधारण कानून के मामले में प्रिवेंटिव डिटेंशन को लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट के मुताबिक यह राज्य की विशेष शक्ति है जिससे व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता प्रभावित होती है। व्यक्ति की निजता और स्वतंत्रता को बाधित करने के कारण इसे रूटीन मैनर में लागू नहीं किया जा सकता, बल्कि संयमित ढंग से लागू किए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा कोर्ट ने लॉ एंड ऑर्डर और सार्वजनिक अव्यवस्था के बीच अंतर किया। कोर्ट के मुताबिक प्रिवेंटिव डिटेंशन को सार्वजनिक अव्यवस्था के मामले में लागू किया जा सकता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मामले में नहीं। कोर्ट ने यहां पर 2 केसेस का हवाला देते हुए बात को स्पष्ट करने की कोशिश की। मान लीजिए 2 व्यक्ति ड्रिंक करके लड़ रहे हैं, इससे अव्यवस्था तो हुई है, लेकिन इसे सार्वजनिक अव्यवस्था का नाम नहीं दिया जा सकता। दूसरे केस में 2 राइवल कम्युनिटीज के लोग लड़ रहे हैं, उनमें से एक कम्युनल पेशेंस को बढ़ाने की कोशिश करता है। मामला अब भी सामान्य लॉ एंड ऑर्डर का ही है, लेकिन इसमें सार्वजनिक अव्यवस्था फैलने की आशंका है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन के कुछ मामलों में सुरक्षा मुहैया कराता है। आर्टिकल 22(1) बताता है कि यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो उसको गिरफ्तारी का कारण बताए बिना हिरासत में नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा उसे अपनी पसंद के कानूनी जानकार से सलाह करने से भी नहीं रोका जा सकता। आर्टिकल 22(2) यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो उसे हिरासत में रखा जाता है, तो उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। इस 24 घंटे में गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक जाने के समय को काउंट नहीं किया जाता है। इतने समय के बाद बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के किसी को भी हिरासत में नहीं रखा जा सकता। हाल ही में रैंकिंग ऑफ स्टेट्स ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम्स का 3रा एडिशन जारी हुआ था। इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के बेस्ट परफॉर्मर्स, टॉप परफॉर्मर्स, लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स और इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में बांटा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में दुनिया का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए साल 2016 में स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान लॉन्च किया था। इसमें राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को कैटेगरी ए और बी में बांटा गया है। कैटेगरी ए में वे राज्य और संघ शासित प्रदेश शामिल हैं जिनमें साल 2011 की जनगणना के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है। वहीं कैटेगरी बी में साल 2011 की जनगणना के मुताबिक
1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्य और संघ शासित प्रदेश शामिल हैं। इसमें दिल्ली के अलावा सभी संघ शासित प्रदेश शामिल हैं। साथ ही असम के अलावा सभी नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों को शामिल किया गया है। कैटेगरी ए के राज्यों में बेस्ट परफॉर्मर्स में गुजरात और कर्नाटक को जगह मिली है। वहीं इसी कैटेगरी के टॉप परफॉर्मर्स में केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना शामिल हैं। वहीं लीडर्स की श्रेणी में असम, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को स्थान मिला है। एस्पायरिंग लीडर्स की कैटेगरी में दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। इसके अलावा इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में आंध्र प्रदेश और बिहार को जगह मिली है। कैटेगरी बी के राज्यों में बेस्ट परफॉर्मर्स में मेघालय और टॉप परफॉर्मर्स में जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया है। इसके अलावा लीडर्स की श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, गोवा को रखा गया है। एस्पायरिंग लीडर्स की कैटेगरी में चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, पुदुचेरी, त्रिपुरा शामिल हैं। जबकि इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में लद्दाख और मिजोरम को रखा गया है। IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने एक अफोर्डेबल रेडिएटिव कूलर कोटिंग मटेरियल डिजाइन किया है। यह मटेरियल एक इलेक्ट्रिसिटी फ्री कूलिंग सिस्टम है जिसे चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं होती। यह AC के विकल्प के रूप में तैयार किया गया है। यह पैसिव रेडिएटिव कूलिंग सिस्टम इंफ्रारेड रेडिएशंस के रूप में एब्जॉर्ब की गई गर्मी को ठंडे आउटर स्पेस में एमिट कर देता है। गौरतलब है कि ट्रेडिशनल एयर कंडीशनर्स किसी जगह को ठंडा करने के लिए उसकी गर्मी को आसपास के वातावरण में भेज देते हैं, लेकिन रेडिएटिव सिस्टम में इस्तेमाल किया गया मटेरियल एक्सेसिव हीट को डायरेक्टली यूनिवर्स में भेज देता है, जहां तापमान बहुत कम होता है। पॉलीमर और नैनो पार्टिकल से तैयार इस कोटिंग को आसानी से घर की छत पर लगाया जा सकता है। ज्यादातर रेडिएटिव कूलर्स सिर्फ रात में ही काम करते हैं। दिन में संचालन के लिए ऐसे कूलर को पूर्ण सोलर रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करने की जरूरत होती है, जिसके चलते दिन में इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। रिसर्चर्स के मुताबिक सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम नाइट्राइड से ऐसे रेडिएटिव सिस्टम को तैयार किया जा रहा है जो दिन में भी इफेक्टिव कूलिंग कर सकें। हाल ही में राजस्व सचिव तरुण बजाज का विंडफॉल टैक्स को लेकर एक बयान आया है। उनके मुताबिक तेल कंपनियों पर से विंडफॉल टैक्स तभी हटाया जाएगा जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $40 प्रति बैरल से कम हो जाएंगी। गौरतलब है कि सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल, डीजल और ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर टैक्स लगाया है। इसका मकसद घरेलू बाजार में कीमतों को बढ़ने से रोकना और विंडफॉल प्रॉफिट से कुछ हिस्सा हासिल करना है। इस पूरे मामले में हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि विंडफॉल टैक्स क्या होता है। इसके लिए हमें थोड़ा बैकग्राउंड में जाना होगा। दरअसल यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के चलते पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें दुनिया भर में बढ़ गईं। इससे रिलायंस और ONGC जैसी कंपनियों को भारी मुनाफा हुआ। इन कंपनियों ने और मुनाफा कमाने के मकसद से विदेशों में तेल उत्पादों के निर्यातों को बढ़ा दिया था। इसका प्रभाव घरेलू बाजारों में तेल की आपूर्ति को प्रभावित करता, इसलिए सरकार ने निर्यात पर कर लगा दिया। अब आते हैं विंडफॉल टैक्स पर। यह कंपनियों पर लगाया जाने वाला एक मुश्त टैक्स है। ये टैक्स उन कंपनियों पर लगाया जाता है जो अपने प्रोडक्ट्स की वजह से नहीं बल्कि किन्हीं परिस्थितियों के चलते लाभ कमाती हैं। हालिया मामले में ये परिस्थिति रूस यूक्रेन विवाद से उपजी है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने जेंडर इक्वालिटी के लिहाज से एक बेहतर निर्णय लिया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट एंड प्लेयर्स एसोसिएशन ने एक 5 साल की डील साइन की है। इसके तहत न्यूजीलैंड ने महिला और पुरुष क्रिकेटर्स को समान काम के लिए समान वेतन देने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39D में पुरुषों और स्त्रियों को समान करने के लिए समान वेतन की बात की गई है। गौरतलब है कि सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 5 में जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है। हाल ही में कैपस्टोन सैटेलाइट को न्यूजीलैंड के माहिया प्रायद्वीप से लॉन्च किया गया था। माइक्रोवेव ओवन के आकार वाला नासा का यह उपग्रह सफलतापूर्वक पृथ्वी के ऑर्बिट से अलग हो गया है। अब यह कम से कम ऊर्जा का उपभोग करते हुए चांद की ओर बढ़ रहा है। इसे चांद तक पहुंचने में 4 महीने लगेंगे। गौरतलब है कि इस सैटेलाइट को रॉकेट लैब कंपनी के इलेक्ट्रॉन रॉकेट से लॉन्च किया गया था। यह रॉकेट अपने साथ फोटोन नाम का एक दूसरा स्पेस क्राफ्ट ले जा रहा था, जो लॉन्च के 9 मिनट बाद अलग हो गया। फोटोन ने 6 दिनों तक कैपस्टोन सैटेलाइट को कैरी किया। इस स्पेस क्राफ्ट के इंजन को समय समय पर चलाने से इसका ऑर्बिट पृथ्वी से दूर होता गया और इसने उपग्रह को उसके रास्ते पर भेज दिया। आपको बता दें कि यह सैटेलाइट एक खास ऑर्बिट में भेजा जा रहा है जो फ्यूचर के मिशन के लिए टेस्टिंग पर काम करेगा।
नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर उतर सकेंगे, जिसके लिए नासा गेटवे नामक स्पेस स्टेशन स्थापित करने की योजना बनी है। कैपस्टोन सैटेलाइट मुख्यतः गेटवे के ऑर्बिट की टेस्टिंग करेगा और ऑर्बिट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करेगा। रॉकेट लैब के संस्थापक पीटर बेक के मुताबिक कम लागत वाला यह अभियान अंतरिक्ष अभियान की दिशा में नए युग की शुरुआत करेगा। हाल ही में फिलिस्तीनी समस्या में एक नया मोड़ देखने को मिला। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हमास नेता इस्माइल हानिया से लंबे अरसे के बाद मुलाकात की। ये मुलाकात अल्जीरिया के राष्ट्रपति की मौजूदगी में हुई। गौरतलब है कि फिलिस्तीन के वर्तमान राष्ट्रपति की पार्टी फतह और हमास फिलिस्तीन के दो विरोधी गुट हैं। इन दोनों गुटों के बीच साल 2007 में गहरी दरार आई और तब से फिलिस्तीन में कोई चुनाव आयोजित नहीं हुआ। हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद अलग है और फिलिस्तीन के ही समर्थक इन दो गुटों के बीच का विवाद अलग है। सबसे पहले हम फिलिस्तीन के बारे में जानते हैं। फिलिस्तीन पश्चिम एशिया में स्थित एक विवादित क्षेत्र है। विवादित से मतलब इस पर वैश्विक समाज की एक राय नहीं है। ये दो भागों में बटा है। भूमध्य सागर के तट से लगा वेस्ट बैंक और पूर्व की तरफ स्थित गाजा पट्टी भी इसी का भाग है। फिलिस्तीन में ही यरूशलेम है, जो कि यहूदियों, मुस्लिम और ईसाई तीनों के लिए जरूरी पवित्र जगह है। यहाँ पर मुसलमानों की अल अक्सा मस्जिद है, वहीं यहूदी और ईसाई दोनों धर्मों की जन्मस्थली यरूशलेम को माना जाता है। इन दोनों गुटों के बीच विवाद शुरू हुआ जब इजराइल ने साल 2005 में गाजा से अपनी सभी बस्तियां हटा ली थी। साल 2006 में वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में चुनाव हुए। वेस्ट बैंक में फतह और गाजा पट्टी में हमास की जीत हुई। हमास की आक्रामक कार्रवाई के चलते इजराइल गाजा पट्टी पर सैनिक हमले करता है, जिससे आम लोग भी मारे जाते हैं। विश्व के अधिकांश देशों ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, जबकि वेस्ट बैंक की फतह सरकार को फिलिस्तीन की वास्तविक सरकार की मान्यता दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का शुभारंभ करेंगे। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा यूजीसी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में शिक्षा से जुड़े प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटीज के चांसलर, शिक्षाविद और पॉलिसी मेकर्स शामिल होंगे। इस मौके पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने के लिए अपनाई गई पहलों और आने वाले वक्त में शिक्षा नीति को लागू करने के तरीकों पर विचार किया जाएगा। इस मौके पर वाराणसी डिक्लेरेशन ऑन हायर एजुकेशन को भी अपनाया जाएगा। इस डिक्लेरेशन में भारत में उच्च शिक्षा के लिए तय किए गए गोल्स की चर्चा होगी। आपको बता दें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कैबिनेट ने जुलाई 2020 में मंजूरी दी थी। इसका मकसद इंडियन एजुकेशन सिस्टम में स्कूल से लेकर कॉलेज तक बदलाव लाना है। भारत में इससे पहले 2 शिक्षा नीतियां 1968 और 1986 में लॉन्च की गई थी। मॉनसून में देरी और हीट वेव्स के चलते साल दर साल भारत के रिजर्वायर्स में पानी का स्तर गिरता जा रहा है। CWC यानी सेंट्रल वाटर कमीशन 143 मुख्य रिजर्वायर्स में संग्रहण के स्तर की निगरानी रखता है। इसके मुताबिक इन 143 रिजर्वायर्स में अब केवल अपनी क्षमता का 28% पानी ही मौजूद है। CWC ने 30 जून को इंडस, माही और साबरमती रिजर्वायर्स को हाईली डेफिशिएंट रिपोर्ट किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 30 बड़े रिजर्वायर्स में पानी का स्तर पिछले 10 सालों के औसतन स्तर के मुकाबले काफी कम दर्ज किया गया है। यह अंतर सबसे ज्यादा ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड राज्यों में देखने को मिला है। भारत पीने के पानी और खेती बाड़ी के लिए मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। क्लाइमेट चेंज एंड कार्बन एसेट फर्म क्रेड्यूस के फाउंडर शैलेंद्र सिंह राव के मुताबिक नवंबर से लेकर जून तक लगभग सभी रिजर्वायर्स एग्जॉस्ट होने लगते हैं, जिसके चलते मॉनसून में थोड़ी सी भी देरी पूरे एग्रीकल्चरल साइकिल और पीने के पानी की सप्लाई को प्रभावित करती है। हाल ही में विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की। इसे द ग्लोबल फिनडेक्स डेटाबेस 2021 फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पेमेंट्स एंड रेजिलियंस इन द एज ऑफ कोविड-19 नाम दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत उन देशों में शामिल है जहां पर लोगों की बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बहुत सीमित है। दुनिया के तकरीबन 1.4 बिलियन वयस्कों के पास फॉर्मल बैंकिंग की पहुंच नहीं है। इनमें से भी अधिकांश महिलाएं हैं। अकेले भारत में ही 130 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंकिंग सेवाओं की पहुंच नहीं है। ऐसे लोगों को अनबैंक्ड माना गया है, जिनके पास
किसी वित्तीय संस्था में अकाउंट या मोबाइल मनी सर्विस प्रोवाइडर तक पहुंच ना हो। अधिकांश अनबैंक्ड लोगों के पास प्राइमरी या उससे भी कम एजुकेशन है। साथ ही अनबैंक्ड होने के कई कारणों में एक कारण है धन का अभाव। महिलाओं के मामलों में अनबैंक्ड होने के कारण है आधिकारिक पहचान की कमी, मोबाइल फोन का ना होना, फाइनेंशियली कैपेबल ना होना। इसके अलावा साल 2011 से 21 के दौरान वैश्विक स्तर पर अकाउंट ऑनरशिप 51% से बढ़कर 76% तक हुई है। हर साल 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। इस दिन जूनोटिक रोगों के जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वे रोग जो जानवरों से इंसानों में फैलते हैं उन्हें जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। ये संक्रमित जानवर की लार, खून, यूरिन, मल या उसके शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलते हैं। इस दिन की शुरुआत 6 जुलाई 1885 को हुई थी, जब लुइस पाश्चर ने रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक प्रशासित किया था। गौरतलब है कि रेबीज एक जूनोटिक रोग है। इंसानों में होने वाले लगभग 99% रेबीज ट्रांसमिशंस कुत्तों के काटने से होते हैं, जिससे हर साल लगभग 18 से 20 हजार मौतें होती हैं। 2022 की स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत वायरल जूनोटिक डिजीज के लिए एक पोटेंशियल हॉटस्पॉट है। यहाँ होने वाली लगभग 70% बीमारियां जैसे कि रेबीज, स्वाइन फ्लू, निपा, इबोला, ब्रुसेलोसिस, लेप्टोसिरोसिस और जीका जूनोटिक रोग हैं। जूनोटिक रोगों के प्रसार के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए वन हेल्थ प्रोग्राम के रीजनल कोऑर्डिनेटर BR गुलाटी के मुताबिक जंगलों के घटने के कारण जंगली जानवर के साथ इंसानों का संपर्क बढ़ गया है। साथ ही पशु प्रोटीन की बढ़ती मांग और बदलते जलवायु के कारण ये बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC द्वारा जूनोटिक रोगों से बचाव के लिए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। हाल ही में इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर सुशांत नंदा ने एक वीडियो शेयर किया था। इसमें ओडिशा के भितरकनिका वेटलैंड में फिश पोन चैनल प्लांटेशन मेथड को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। ये तकनीक मैंग्रोव प्लांटेशन को प्रिजर्व करने का काम कर रही है। गौरतलब है कि बढ़ते औद्योगिकरण और जलवायु परिवर्तन के चलते मैंग्रोव फॉरेस्ट की इकोलॉजी को नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में यह तकनीक इनके संरक्षण में मददगार साबित होगी। इस तकनीक के जरिए भितरकनिका क्रीक से पानी फिश बोन शेप चैनल्स के जरिए मैंग्रोव वनों तक पहुंचाया जा रहा है। इस शेप के चलते पानी पूरे क्षेत्र के हर कोने तक पहुंच पा रहा है। आपको बता दें कि मैंग्रोव ऐसे पेड़ और झाड़ियां होते हैं जो समुद्री किनारों पर पाए जाते हैं। इनकी जड़ें पानी में रहती हैं। ये इनकी सॉल्ट वाटर टॉलरेंस कैपेसिटी है। ये कम ऑक्सीजन, उच्च लवण जैसी प्रतिकूल स्थितियों में सर्वाइव कर सकते हैं। बेसिकली ये लैंड प्लांट्स ही हैं जो कि टाइडल, फ्लैट्स, डेल्टा, एस्चुरी क्रीक्स में उगते हैं। इन पेड़ों में न्यूमेटोफोर्स जड़ें पाई जाती हैं। भारत में मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, ओडिशा के भितरकनिका, गुजरात महाराष्ट्र के रत्नागिरी मैंग्रोव, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा और अंडमान निकोबार जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे पुराना सागौन का पेड़ एक बार फिर से चर्चा में है। पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में स्थित ये पेड़ दुनिया के सबसे बड़े सागौन के पेड़ों में शामिल है। हाल ही में केरल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने आधुनिक तकनीक के जरिए इसकी लंबाई और परिधि को मापा था, जिससे पता चला था कि इसकी लंबाई और परिधि में लगातार इजाफा हो रहा है। सागौन के इस पेड़ को पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व के आदिवासी कन्नीमारा के नाम से बुलाते हैं। कन्नीमारा का मतलब होता है वर्जिन ट्री। आदिवासियों के बुजुर्ग बताते हैं कि इस पेड़ को काटने पर ब्लड निकलता था, इसलिए उनके पूर्वज इसकी पूजा करने लगे। कन्नीमारा पेड़ को केंद्र सरकार का महावृक्ष पुरस्कार भी मिल चुका है। आपको बता दें कि पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल के पलक्कड़ और थ्रिशूर जिले में स्थित है। यह अन्नामलाई और नीलमपैथी पहाड़ियों के बीच स्थित है। भारत सरकार ने हाल ही में 4 खास व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। इसमें महान एथलीट PT उषा, संगीतकार इलैयाराजा, फिलैंथ्रोपिस्ट वीरेंद्र हेगड़े और स्क्रीन राइटर विजयेंद्र प्रसाद शामिल हैं। आपको बता दें कि PT उषा भारत की एक जानी मानी महिला एथलीट हैं, जिनका पूरा नाम पिलाउलाकांडी थेक्के पारंबिल उषा है। इन्हें गोल्डन गर्ल और पयोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। 1984 में ओलंपिक खेलों में चौथा स्थान हासिल कर ये पूरे देश में लोकप्रिय हुई थीं। इन्हें 1983 में अर्जुन अवार्ड और 1985 में पद्मश्री से नवाजा गया था। आज वे केरल में अपना एथलीट स्कूल चलाती हैं, जहां वे अपनी प्रतिभा का ज्ञान दूसरे बच्चों को भी देती हैं। म्यूजिक माएस्ट्रो के नाम से लोकप्रिय इलैयाराजा
तमिल फिल्मों के मशहूर संगीतकार व गीतकार हैं। वे पहले भारतीय संगीतकार हैं जिन्होंने 1986 में कंप्यूटर के माध्यम से गाना रिकॉर्ड किया। दक्षिण भारतीय संगीत में पाश्चात्य यानी वेस्टर्न संगीत को लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। 5 नेशनल फिल्म अवार्ड के साथ साथ इन्हें 2010 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। वहीं वीरेंद्र हेगड़े सामुदायिक सेवा में सबसे आगे हैं। वे कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित श्री धर्म स्थल मंजुनाथ स्वामी मंदिर के आनुवंशिक ट्रस्टी हैं। इन्हें जैन समुदाय की करीब 600 साल पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है। साथ ही कला और संस्कृति के प्रचार में भी उनका अहम योगदान रहा है। मशहूर स्क्रीन राइटर विजयेंद्र प्रसाद गारू दशकों से रचनात्मक दुनिया से जुड़े हैं। उन्होंने बाहुबली, RRR, बजरंगी भाईजान और मार्शल जैसी फिल्मों की कहानी लिखी है। 2016 में बजरंगी भाईजान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। उनकी रचनाएं भारत की गौरवशाली संस्कृति को प्रदर्शित करती हैं। गौरतलब है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। इसके अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में ये संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्रों से नॉमिनेट यानी मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में नॉमिनेटेड कैटेगरी में 7 सीटें खाली थीं। 12 में से 5 सीटों पर पहले ही नॉमिनेशन हो चुके हैं, जिनमें पूर्व CJI रंजन गोगोई, वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी, क्लासिकल डांसर डॉक्टर सोनल मानसिंह, बीजेपी लीडर राम शकल व दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और RSS के विचारक राकेश सिन्हा शामिल हैं। डेंगू और चिकनगुनिया जैसे वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए ICMR वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर ने विशेष मादा मच्छरों को विकसित किया है। पुदुचेरी स्थित ICMR VCRC ने एडीज एजिप्टी की 2 कॉलोनियां विकसित की हैं। इन्हें WMEL और WALBB वोल्बशिया स्ट्रेन से संक्रमित किया गया है। इन मच्छरों को एई एजिप्टी PUD नाम दिया गया है। कहा जा रहा है कि इन मच्छरों से डेंगू और चिकनगुनिया के वायरल संक्रमण को रोका जा सकेगा। VCRC इस शोध को पिछले 4 सालों से कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह का शोध पहले से चल रहा है। उसी रिसर्च को समझते हुए 2017 में भारत में ऑस्ट्रेलिया से ऐसे मच्छरों के 10,000 अंडे लाए गए, जिनमें वोल्बाशिया बैक्टीरिया डाला गया था। इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर अश्वनी कुमार ने बताया, इस बैक्टीरिया के मच्छरों में चले जाने के बाद उस मच्छर के काटने पर भी डेंगू होने का खतरा नहीं रहता। ये शोध अब अपने अंतिम चरण में है, जिसमें इन मच्छरों को किसी इलाके में छोड़कर इंसानों पर होने वाले असर को देखा जाएगा और डेंगू के मामलों में आने वाली कमी को भी दर्ज किया जाएगा। लेकिन इस चरण के लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत होगी। गौरतलब है कि देश में वर्ष 2021 में डेंगू के 1,64,000 मामले रिपोर्ट किए गए थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खर्ची पूजा के मौके पर लोगों को बधाई दी। त्रिपुरा में आज से खर्ची मेला और पूजा की शुरुआत हो रही है। मेले का आयोजन कोविड की वजह से पूरे 2 साल के बाद किया जा रहा है। ये पूरे हफ्ते चलने वाला एक सालाना त्योहार है। इसकी शुरुआत साल 1760 में त्रिपुरा के राजा द्वारा की गई थी। इसमें चतुर्दश देवता के मंदिर में 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। त्रिपुरा को 14 देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। खर्ची पूजा में ट्राइबल और हिंदू धर्म का समागम देखने को मिलता है। ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है, लेकिन इसमें पूजा हिंदू देवी देवताओं की होती है। इसमें 14 देवी देवताओं के सिर यानी हेड्स की पूजा की जाती है। हिंदू रीति रिवाजों में केवल सिर की पूजा को मान्यता नहीं है, लेकिन खर्ची पूजा को त्रिपुरा के हिंदुओं द्वारा मान्यता दी गई है। पूजा के पहले दिन राज्य की पुलिस द्वारा देवी देवताओं के सामने भारत का राष्ट्रगान किया जाता है। इसके बाद मुख्य पुजारी द्वारा जुलूस निकाला जाता है। मुख्य पुजारी को यहाँ राजचंताई कहा जाता है। एक खबर के मुताबिक अमिताभ कांत को G20 का नया शेरपा नियुक्त किया जाएगा। गौरतलब है कि अमिताभ कांत नीति आयोग के पूर्व CEO थे। साथ ही पहले नीति आयोग का शेरपा पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया था, लेकिन उनके पास अन्य जिम्मेदारियों के दबाव के चलते अमिताभ कांत को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। साल 2023 में G20 के भारत में होने वाले सम्मेलन को जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से संभालेगा और ये भारत में G20 की पहली मीटिंग होगी। आयोजन के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी भी गठित की गई है। आपको बता दें कि G20 एक 20 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। इसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है। इसमें शामिल देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, द यूनाइटेड स्टेट्स और द यूनाइटेड किंगडम।
भारत G20 के गठन के समय से ही इसका सदस्य है। G20 की प्रक्रिया 2 ट्रैक्स में बटी है, शेरपा ट्रैक और फाइनेंस ट्रैक। शेरपा ट्रैक में 100 के करीब ऑफिशियल मीटिंग आयोजित होंगी। इनमें रोजगार, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल इकोनॉमी, स्वास्थ्य, व्यापार, निवेश और उद्योग जैसे मुद्दे शामिल होंगे। वहीं फाइनेंस ट्रैक में 40 के करीब ऑफिशियल मीटिंग्स में इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, वित्तीय समावेशन, सतत वित्त अवसंरचना के लिए वित्त और क्लाइमेट फाइनेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत की 19 वर्षीय जाह्नवी डांगेती ने सबसे कम उम्र में कारकोव, साउथ पोलैंड में स्थित एनालॉग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर यानी AATC से एनालॉग एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम पूरा कर इतिहास रच दिया है। AATC स्पेस फ्लाइट साइंटिफिक स्टडीज करने के लिए यूरोपियन स्पेस प्रोफेशनल्स द्वारा स्थापित एक प्राइवेट एजेंसी है। आंध्र प्रदेश की वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के पलाकोलू की जाह्नवी ने यहां से 2 हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा किया है। AATC ने इस प्रोग्राम के लिए दुनिया भर से मात्र 6 लोगों को उनकी प्रीवियस अचीवमेंट्स और स्पेस प्रोग्राम्स के साथ एसोसिएशन के बेसिस पर चुना था। इस बैच को एस्ट्रा 45 नाम दिया गया। AATC ने अब तक कुल 45 बैचेस को ट्रेनिंग दी है। जाह्नवी अब तक के सभी बैचेस में सबसे कम उम्र की हैं। गौरतलब है कि पिछले साल यानी 2021 में जाह्नवी पहली भारतीय छात्रा बने जिन्होंने अमेरिका स्थित नासा लॉन्च ऑपरेशंस कैनेडी स्पेस सेंटर में इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा किया। एनालॉग एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम में जाह्नवी ने बतौर एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट काम किया और 11 दिनों तक लूनर सिमुलेशन की ट्रेनिंग ली। आपको बता दें कि लूनर सिमुलेशन में मून के एनवायरनमेंट को लैब में आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है, जहां बर्डिंग एस्ट्रोनॉट्स को एक निश्चित टाइम पीरियड बिताना होता है। इस दौरान उनकी फिजिकल व मेंटल स्टेडीनेस और कैपेबिलिटीज का असेसमेंट किया जाता है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे नहीं रहे। हाल ही में नारा शहर में भाषण के दौरान उन पर गोली चलाई गई। बताया जा रहा है कि इसके बाद उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा। गोली लगने के कुछ घंटों बाद उनकी मौत हो गई। गौरतलब है कि शिंजो आबे जापान में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने साल 2006 में 1 साल के लिए और फिर दोबारा 2012 से 2020 तक PM के पद पर कार्य किया। अगस्त 2020 में उन्होंने स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। बताया गया कि वे अल्सरेटिव कोलाइटिस नामक बीमारी से भी पीड़ित थे। यह एक क्रॉनिकल IBD यानी इन्फ्लेमेटरी बॉयल डिजीज है, जिसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सूजन आ जाती है और अल्सर बन जाते हैं। यह कोलोन और रेक्टम की इनर मोस्ट लाइनिंग को प्रभावित करते हैं। इसके सिम्टम्स धीरे धीरे विकसित होते हैं। कुछ परिस्थितियों में यह बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। आपको बता दें कि शिंजो आबे के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद योशिहिदे सुगा ने 2020 से 2021 तक कार्यभार संभाला और वर्तमान में फ्यूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री हैं। अफ्रीकी देश घाना में खतरनाक वायरस मार्बर्ग से 2 लोगों की मौत हुई। मरीजों में दस्त, उल्टी, बुखार और घबराहट के लक्षण दिखाई दिए। यह संक्रमण इबोला वायरस से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। WHO के मुताबिक यह इबोला से भी तेजी से फैलता है और इसलिए इसे जल्द से जल्द फैलने से रोकना होगा। WHO ने बताया कि मार्बर्ग वायरस आमतौर पर रोजेटस बैट से फैलता है, लेकिन एक बार इंसानों में संक्रमण होने पर यह संक्रमित लोगों के फ्लूइड्स या कंटेमिनेटेड सरफेसेस से फैलने लगता है। इसके लक्षण संक्रमित मरीज के शरीर में 2 दिन से लेकर 21 दिनों के बीच नजर आने लगते हैं। अचानक तेज बुखार और सीवियर हेडेक जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। स्ट्रेन के अनुसार डेथ रेट 24 से 28% बताया जा रहा है। अभी तक इसके लिए कोई वैक्सीन या एंटीवायरल ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है। 1967 से अब तक सदर्न और ईस्टर्न अफ्रीका में दर्जनों मार्बर्ग आउटब्रेक्स हो चुके हैं। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पोक्सो एक्ट उन नाबालिग मुस्लिम लड़कियों पर भी लागू होगा जो प्यूबर्टी अटेंड कर चुकी हैं। कोर्ट ने यह बात उस याचिका की सुनवाई के दौरान कही जिसमें पिटिशनर ने दावा किया कि पीड़िता, जो कि एक मुस्लिम लड़की है, घटना की तारीख पर प्यूबर्टी अटेंड कर चुकी थी, जिसके चलते मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वो बालिग थी और इसलिए यह मामला पोक्सो एक्ट के दायरे से बाहर है। लेकिन हाईकोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने के लिए पोक्सो यानी द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट बनाया गया है। इस कानून को विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने साल 2012 में पोक्सो एक्ट 2012 के नाम से बनाया था।
18 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का सेक्सुअल बर्ताव इस कानून के दायरे में आता है। ये कानून लड़के और लड़की को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार न हो। यह एक्ट बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से प्रोटेक्ट करता है। इसके तहत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा तय की गई है। सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है उनकी मौजूदगी में करने का प्रावधान है। इसके तहत 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। पॉक्सो एक्ट में कुछ संशोधन भी किए गए। संशोधित कानून में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ दुष्कर्म करने पर मौत की सजा तक का प्रावधान है। एक्ट में यह भी कहा गया है कि बच्चे के यौन शोषण का मामला घटना घटने की तारीख से 1 साल के भीतर निपटाया जाना चाहिए।